थ्योरी ऑफ मशीन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ पर कल ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट का रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कल डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि थ्योरी ऑफ मशीन में 2 भाग हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। फिर हम लोगों ने डायनेमिक्स को भी 2 भागों में बांटा था, जिसमें स्टैटिक्स था एंड काइनेटिक्स था। उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर था सिंपल मैकेनिज्म। चैप्टर हमारा क्या था भाई? सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था। उनमें सबसे पहली चीज़ थी वो थी बॉडी। थ्योरी ऑफ मशीन में और कहें कि सिंपल मैकेनिज्म में हम लोग 2 तरह की बॉडी को डिस्कस करते हैं। एक को हम रिजिड बॉडी कहते हैं और दूसरे को हम रेसिस्टेंट बॉडी कहते हैं। हमने रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझा और रेसिस्टेंट बॉडी के कॉन्सेप्ट को भी समझा। हमने ये भी देखा कि जो रिजिड बॉडी है ये काल्पनिक है और जो रेसिस्टेंट बॉडी है वो वास्तविक है। फिर हमने लिंक को डिस्क्राइब किया और कहा कि हर वो बॉडी जो कि पहले एक रेसिस्टेंट बॉडी हो और जिसके पास रिलेटिव मोशन हो उसे हम लिंक कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेसिस्टेंट बॉडी का कॉन्सेप्ट बताया था कि मशीन, किसी भी मशीन का हर एक पार्ट एक रेसिस्टेंट बॉडी होता है। किसी भी मशीन का हर एक पार्ट क्या होता है? एक रेसिस्टेंट बॉडी होता है। और यदि इसके पास रिलेटिव मोशन हो, ध्यान दें रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, मोशन होना जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन हमेशा किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। तो अगर रिलेटिव मोशन है उसके पास और वो एक रेसिस्टेंट बॉडी है, मशीन का पार्ट और रेसिस्टेंट बॉडी दोनों सेम चीज़ है। अगर वो मशीन का कोई पार्ट है तो वो जरूर कोई रेसिस्टेंट बॉडी होगा, ठीक ना? क्योंकि उसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। क्लियर है? तो हमने लिंक देखा, फिर हमने टाइप ऑफ लिंक देखा, जिसमें हमने देखा रिजिड लिंक था हमारे पास, फ्लेक्सिबल लिंक था हमारे पास और फ्लूइड लिंक था हमारे पास। यहाँ तक चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग फर्दर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ वो है टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। थ्योरी ऑफ मशीन में हमने कहा था कि पूरी ये जो सिंपल मैकेनिज्म है और थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट मशीन पार्ट्स एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मशीन पार्ट। इन 2 चीज़ों की ही स्टडी होती है, इसलिए रिलेटिव मोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कितने टाइप के रिलेटिव मोशन हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हमारे पास 3 तरह के रिलेटिव मोशन हैं। समझे? पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन, सेकंड है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन और तीसरा है अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। जाने ये चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले इन सारे वर्ड्स की मीनिंग हमें मालूम होने चाहिए। इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है कंस्ट्रेंट। आपको यहाँ कंस्ट्रेंट दिख रहा है और यहाँ कंस्ट्रेंट दिख रहा है, तो हमें समझना होगा कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाध्य हो जाना, और बाध्य हो जाना, निरुद्ध हो जाना। किसके लिए? किसके लिए बाध्य हो जाना? एक तरह का मोशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ मोशन। यदि कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो सिर्फ एक तरह का है। अब एक तरह का कहने का क्या मतलब है? एक तरह का कहने का मतलब है यदि वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, आगे और पीछे का मोशन कर रहा है, तो सिर्फ वही मोशन कर सके और कोई दूसरा मोशन ना कर सके। ऐसा ना हो कि वो रेसिप्रोकेट भी कर रहा हो और साथ में रोटेट भी कर रहा हो। अगर वो रोटेट भी कर रहा है और रेसिप्रोकेट भी कर रहा है तो यह एक से ज्यादा मोशन हो गया। जबकि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन करना। क्लियर है? अब
ध्यान रहे मोशन के लिए जिम्मेदार कौन है भाई? मोशन के लिए जिम्मेदार है फोर्स। तो अगर मोशन कंस्ट्रेंट है तो फोर्स के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। जरा ध्यान से देखें, इस पे यदि इधर से फोर्स लगे तो ये इधर मूव करेगा, और यदि इधर से फोर्स लगे तो ये इधर मूव करेगा। लेकिन यदि इसका मोशन कंस्ट्रेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स किस डायरेक्शन से आ रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द मोशन विल रिमेन्स द सेम। अगर ये सिर्फ ये मोशन कर सकता है तो हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इसके मोशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यदि ऐसा है तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। ठीक है, आगे दूसरा वर्ड इसमें है कंप्लीटली, और एक वर्ड है सक्सेसफुली। कंप्लीटली का मतलब है पूरे तरीके से मोशन कंस्ट्रेंट हो जाए, यानी हर तरह से सिर्फ और सिर्फ एक तरह का यदि मोशन होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन का मतलब है कि सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो वो एक से ज्यादा मोशन कर सकता था। सिस्टम को यदि छोड़ दिया जाए, सिस्टम की बनावट ऐसी हो कि वो एक से ज्यादा मोशन कर सके, लेकिन किसी के दबाव में आकर के वो क्या कर रहा है? सिर्फ एक तरह का मोशन कर रहा है। यदि ऐसा है कि सिस्टम एक से ज्यादा मोशन कर सकता था, लेकिन किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर वो सिर्फ एक तरह का मोशन करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। ध्यान दें, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन सिस्टम के कारण होता है। सिस्टम की बनावट ही ऐसी होती है कि सिस्टम चाह के भी दूसरा मोशन नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन में जो रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट होती है वो सिस्टम के कारण नहीं होती है, बल्कि सराउंडिंग के कारण होती है। सराउंडिंग में कुछ ऐसा होता है कि मोशन अपने आप क्या हो जाए? कंस्ट्रेंट हो जाए। इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव का मोशन क्या मतलब है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अलग चलेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन से बाहर आएंगे। सपोज करो आप किसी फॉरेन कंट्री, किसी यूरोपियन कंट्री में गए और वहां पर आपको ट्रेन की टिकट खरीदनी होती है, तो क्या करेंगे आप? वहां पर अगर लोग लाइन में लग के खड़े हैं तो आप वहां क्या करेंगे? आप वहां जाएंगे, लाइन में लगेंगे और टिकट लेंगे, क्योंकि वहां का सिस्टम ही वही है कि आप कतार में आएंगे तो आपको टिकट मिलेगी। आप साइड से कहें कि भैया मुझे ट्रेन की टिकट दो, तो वहां देने वाले नहीं है। आपको बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक ना? तो वहां का सिस्टम ऐसा है कि आपके पास टिकट खरीदने का एक ही रास्ता है कि आप बिल्कुल जैसे अन्य लोग लाइन में लगे हैं, आप भी लाइन में खड़े हों और अपनी बारी का इंतजार करें और टिकट खरीदें। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या है भाई? अगर हमारी ट्रेन सामने खड़ी है और 25 लोग लाइन में खड़े हैं और हमारी ट्रेन छूटने वाली है, तो हम तुरंत साइड से पहुंच जाते हैं कि भाई जल्दी तो, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। तो जो फॉरेन कंट्री का सिस्टम था वो कंप्लीटली कांस्टेंट रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल था, क्योंकि वहां का सिस्टम ही ऐसा है कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि आपको लाइन में खड़े होकर टिकट लेना है। यानी टिकट खरीदने का जो आपका तरीका है वो पूरी तरीके से कंस्ट्रेंड है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लाइन में खड़े होंगे तभी आपको टिकट मिलेगा। और ये किसका एग्जाम्पल है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का। यानी सिस्टम ही वहां का यूरोपियन कंट्री का ऐसा बना है, इस तरह का सिस्टम ही उन्होंने बनाया है कि आपको लाइन में खड़े होके ही टिकट लेना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट को समझने के लिए अपने देश में आ जाए। अपने देश में अक्सर हम कॉलेज के बच्चे जब छुट्टी होती है तो घर जाते हैं, और स्टेशन पे चूंकि हम अकेले तो होते नहीं हैं, जब छुट्टी होती है तो हमारे साथ 10 से 12 बच्चे होते हैं और सबको घर जाना होता है। स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो टिकट लेने का यहाँ भी वही तरीका है कि भाई लाइन में खड़े हो और लाइन में खड़े होकर टिकट लो। लेकिन हम तो चूंकि कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रुप में हैं,
तो हमें क्या लगता है कि हम तो जाकर के आगे से भी ले लेंगे, बोलेगा कौन? अक्सर हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं। और कुछ लोग चले भी जाते हैं कि भाई हमारी ट्रेन तुरंत, हमको तुरंत दो, कोई बोल भी नहीं सकता। देखते हैं कि झुंड में खड़े हैं सब। तो हमारे पास इंडिया में ट्रेन के टिकट खरीदने के दो रास्ते हो गए। एक तो सभ्य व्यक्ति की तरह लाइन में लग करके और अपनी बारी का इंतजार करें, और समय आने पर जब आपकी बारी आए तब आप अपना टिकट खरीदें। दूसरा तरीका है कि आप सीधे आगे चले जाएं, जो पंक्ति में पहली व्यक्ति खड़ा है, और उसके हाथ के बगल से हाथ अंदर डाल दें और कहें कि भाई हमको टिकट दे दो तुरंत। ये दूसरा तरीका है। यानी इंडिया में हमारे पास टिकट खरीदने के दो रास्ते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जरा सोच के देखो, जब आप ऐसा कर रहे हो या करने की सोच रहे हो कि मैं आगे जा कर के और जबरदस्ती टिकट खरीद लूंगा, उसी वक्त 10 पुलिस वाले आके आपके कमरे में खड़े हो जाएं, आपके आसपास 10 पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप कंस्ट्रेंड बनेंगे। आप कंस्ट्रेंड है नहीं, आपकी इच्छा कंस्ट्रेंड होने की बिल्कुल भी नहीं है। आपकी तो दिली इच्छा थी कि आप साइड से जाकर के जबरदस्ती टिकट खरीद लेते, लेकिन आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ हुआ। ये जो पुलिस आ गई, पुलिस वाले डंडे लेके जो खड़े हो गए, ये आपका सराउंडिंग है। आपकी सराउंडिंग में ऐसा कुछ हुआ कि आपकी नीयत बदल गई। अब बिना जबरदस्ती किए हुए अब आप बिल्कुल सीधे खड़े होके लाइन में अपनी बारी का इंतजार करेंगे और टिकट खरीदेंगे। ये चीज दिखा रहा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड होना। यानी यहां पर आपका मोशन इसलिए कंस्ट्रेंड नहीं हुआ क्योंकि आपकी इच्छा थी, आपका मोशन इसलिए कंस्ट्रेंड हुआ क्योंकि सराउंडिंग ऐसा हो गया कि आपकी मजबूरी हो गई कि अब आप बिल्कुल लाइन में खड़े होकर टिकट लें। बात समझ में आ रही है? तो यदि यदि रिलेटिव मोशन सिस्टम की वजह से कंस्ट्रेंड हो तो उसे हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंड कहेंगे, और यदि रिलेटिव मोशन सराउंडिंग आसपास के वातावरण के कारण कंस्ट्रेंड हो जाए तो उसे सक्सेसफुली कहेंगे। देखिए यहां पर तो कोई रास्ता नहीं है, यहां सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप एक से ज्यादा मोशन कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एक रेक्टेंगुलर होल है, और ये एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें, ये क्रॉस सेक्शन देखें तो ये रेक्टेंगुलर है, और ये होल जो है ये भी रेक्टेंगुलर है। तो एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट का एक रेक्टेंगुलर होल के अंदर जो मोशन होता है वो एग्जाम्पल होता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन का। कैसे भाई? जरा ध्यान से देखिए। जब इसके अंदर मैं इसको डालूंगा तो ये सिर्फ एक ही मोशन कर सकता है, ये सिर्फ आगे और पीछे रेसिप्रोकेट हो सकता है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर होल में रेक्टेंगुलर शाफ्ट का कोई दूसरा मोशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ आगे और पीछे। क्या ये शाफ्ट अंदर रोटेट कर सकता है? नहीं, शाफ्ट का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक मोशन कर सकता है, आगे और पीछे। तो इसका जो मोशन है किसके कारण कंस्ट्रेंट, यानी कंस्ट्रेंट का मतलब सिर्फ एक तरह का मोशन किसके कारण हुआ? सिस्टम की बनावट के कारण। ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जिसमें ये सिर्फ क्या कर सकता है? आगे और पीछे, यानी एक तरह का मोशन कर सकता है, इसके अलावा ये और कोई मोशन नहीं कर सकता। तो ये एग्जांपल हुआ किसका? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन का। एक और एग्जांपल देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब हमने रेक्टेंगुलर होल की जगह सर्कुलर होल ले लिया, और जो हमारा शाफ्ट था ये भी सर्कुलर शाफ्ट है। तो अब जरा देखें, इस सर्कुलर होल में इस सर्कुलर शाफ्ट का जो मोशन है, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है? इसके अंदर रेसिप्रोकेट कर सकता है, कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये मोशन भी कर सकता है, यानी रोटेट भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इस शाफ्ट के पास एक से ज्यादा मोशन है, ये रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और ये रोटेट भी कर सकता है, ठीक ना? लेकिन जरा देखिए, यदि मैं सिस्टम में कुछ बदलाव कर दूं, और बदलाव करने का मतलब क्या है? मैंने दो कील ली और एक कील को मैंने यहां इंसर्ट कर दिया और दूसरे कील को मैंने यहां इंसर्ट कर दिया। ये देखिए,
ये जो कील लगे हुए हैं ना, इन्हें हम कॉलर्स कहते हैं। इन कील को क्या कहेंगे भाई? कॉलर्स। अब ये अब इस सिस्टम का नाम हो जाएगा, इस सिस्टम का नाम हो जाएगा सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल विथ कॉलर्स। ये दोनों क्या है भाई? कॉलर्स एट बोथ द एंड। शाफ्ट के इस छोर पे भी और इस छोर पे भी दो कॉलर्स लगे हुए हैं। अब जरा देखिए, क्या ये रेसिप्रोकेट कर सकता है? नहीं। इसके आगे और पीछे का जो मोशन है वो बंद हो गया। सिस्टम की बनावट ऐसी हो गई कि अभी ये आगे और पीछे का मोशन नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी भी रोटेट क्या कर सकता है? इसका रोटेशन अभी भी हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है कि सर्कुलर शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल विथ कॉलर्स एट बोथ द एंड, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन, बिकॉज सिस्टम की बनावट ही ऐसी है कि ये एक से ज्यादा मोशन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल था हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन का। और एक चीज और देखें, यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया था कल स्टीम इंजन का, इसको मैंने इसीलिए नहीं मिटाया आज, क्योंकि मैंने कहा था कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम पढ़ेंगे वो सब कुछ लगभग हम यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पर जो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन है वो हम लोग यहाँ सिलेंडर और पिस्टन के बीच देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेंडर के अंदर ये जो पिस्टन का, स्टीम इंजन के पिस्टन, ध्यान रहे मैं पिस्टन, किसके पिस्टन की बात कर रहा हूँ? स्टीम इंजन की पिस्टन की। सिलेंडर के भीतर स्टीम इंजन का जो पिस्टन है वो सिर्फ आगे और पीछे का मोशन कर सकता है, ठीक ना? तो ये सिर्फ एक तरह का ही सिस्टम ही ऐसा बना है। और सिस्टम ऐसा क्यों बना है भाई? क्योंकि पिस्टन के साथ पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड लगा है, और इस क्रॉस हेड की वजह से ये पिस्टन कोई दूसरा मोशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि कल मैंने बताया था कि क्रॉस हेड का शेप कुछ इस तरह का होगा और ये दो सरफेस के बीच में होगा, तो ये सिर्फ ये मोशन ही कर सकता है, ठीक ना? ये रोटेशन नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पर पिस्टन का मोशन, चाहे वो सिलेंडर के अंदर देखें या फिर क्रॉस हेड का मोशन इस गाइड के अंदर देखें, दोनों ही जगह पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों लोग किस तरह का मोशन कर रहे हैं? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन। क्योंकि सिस्टम की बनावट, अच्छा ये मोशन जो कंस्ट्रेंट हो रहा है खुद सिस्टम के कारण हो रहा है, सिस्टम के डिजाइन के कारण, सिस्टम की बनावट के कारण ऐसा है कि ये एक से ज्यादा मोशन नहीं कर सकते। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो हमने बताया सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या क्या मतलब है भाई? कि मोशन कंस्ट्रेंट है नहीं, मोशन एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सराउंडिंग के दबाव में, सराउंडिंग के कारण मोशन सिर्फ एक तरह का हो गया। तो यदि मोशन सराउंडिंग की वजह से कंस्ट्रेंड हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का हो जाए, तो उसके लिए हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन। इसको समझने के लिए जो एग्जांपल है वो है फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप बेयरिंग इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है। क्या है भाई फुट स्टेप बेयरिंग? भी देखेंगे। ये एक तरह का फुट स्टेप बेयरिंग है जिसके अंदर एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर रहता है। ध्यान से देखें, सिलेंडर के अंदर एक दूसरा सिलेंडर है। एक्चुअल में ये एक शाफ्ट होता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये एक शाफ्ट है, और यहां भीतर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, यहां भीतर फ्लूइड रहता है। इसके ऊपर एक्सियल फोर्स लगता है, शाफ्ट के ऊपर कैसा फोर्स लगता है? एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक ना? बेसिकली फुट स्टेप बेयरिंग का यूज हम वर्टिकल शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। जो वर्टिकल शाफ्ट, इस तरह का कोई शाफ्ट लगा हुआ है तो उसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए हम यूज करते हैं, जिसके कारण ऊपर से जो इस पे फोर्स लगा हुआ है उसके कारण ये ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। अब जरा ध्यान से समझे, यहाँ ये जो एक्सियल फोर्स लग रहा है ना, दिस इज योर सराउंडिंग। ये क्या है भाई? ये सराउंडिंग है। अगर इस सराउंडिंग को हटा दें
तब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट इसके अंदर ऐसे रोटेट भी कर सकता है और ये ऊपर और नीचे भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये फोर्स अप्लाई होता है, यानी जैसे ही सराउंडिंग अपना काम करता है, वैसे इसका चूंकि फोर्स ऊपर से लग रहा है तो ऊपर नीचे वाला जो मोशन है वो अरेस्ट हो जाता है, यानी अब आगे नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी ये शाफ्ट इसमें क्या कर सकता है, रोटेट कर पाता है। तो जब इसके ऊपर से एक्सियल फोर्स लगा तब इस मोशन को उसने, इस फोर्स ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बट अभी भी ये ऐसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ध्यान दें, ये हमारा सिस्टम है और जो एक्सियल फोर्स लग रहा था वो हमारा सराउंडिंग है। तो जब तक सराउंडिंग नहीं है ये एक से ज्यादा मोशन कर सकता था, लेकिन जैसे ही सराउंडिंग आती है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन करता है। और जब ये एक तरह का मोशन करता है तो इसका मोशन भी क्या हो जाता है, कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो चूंकि इसका मोशन सराउंडिंग की वजह से कंस्ट्रेंट हुआ, इसे हम कहेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन। ना आगे देखें, तीसरा है अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। अनडिजायरेबल का मतलब है, डिजायरेबल का मतलब होता है इच्छा अनुसार, डिजायरेबल का क्या मतलब है भाई, इच्छा अनुसार, जो हमारी इच्छा हो। लेकिन यहां डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है, यानी जो हमारी इच्छा ना हो उस तरह का रिलेटिव मोशन अगर है तो उसे हम अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में ऐसा मोशन जो एक से ज्यादा हो वो अनडिजायरेबल होता है। यानी यदि कोई सिस्टम एक से ज्यादा मोशन कर रहा है तो उसको, वो हमारे लिए थ्योरी ऑफ मशीन में अनडिजायरेबल होता है। किसी भी लिंक के बीच, किसी दो लिंक के बीच, किसी दो मशीन पार्ट के बीच यदि एक से ज्यादा मोशन हो तो वो हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इससे हमें समस्या आती है। ठीक ना, इस तरह के रिलेटिव मोशन से समस्या आती है। तो अगर एक से ज्यादा रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, मैं यहां से कॉलर्स निकाल दे रहा हूं और बिना कॉलर के सर्कुलर होल में सर्कुलर शाफ्ट का जो मोशन है वो एग्जांपल है अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन का। क्यों भाई, क्योंकि ये इसके अंदर एक से ज्यादा मोशन कर सकता है। इस शाफ्ट के मोशन को देखें, शाफ्ट इसके अंदर रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और साथ ही साथ ये इसके अंदर रोटेशन भी कर सकता है। तो चूंकि शाफ्ट के पास एक से ज्यादा तरह का मोशन है, इसलिए इसके रिलेटिव मोशन को हम कहते हैं अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। यदि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आईसी इंजन का सिलेंडर पिस्टन, ध्यान रहे, आईसी इंजन का सिलेंडर पिस्टन, ये सिलेंडर हो गया और ये इसके अंदर पिस्टन हो गया। आईसी इंजन का सिलेंडर और पिस्टन अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन की एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन आगे पीछे तो हो ही सकता है, साथ ही साथ चूंकि दोनों सिलेंड्रिकल बॉडी है, पिस्टन उसके अंदर रोटेट भी कर पाता है। इसका मतलब पिस्टन के पास एक से ज्यादा मोशन हो गया है। एक तो इसके पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन है और दूसरा रोटेटरी मोशन भी है। इसलिए ये इसका जो मोशन है, रिलेटिव मोशन है, वो किस कैटेगरी में आएगा, अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। तो हमने देखा टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, हमारे पास कुल 3 थे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट एंड फाइनली अनडिजायरेबल रिलेटिव मोशन। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट और पेयर। ठीक है, ज्वाइंट और पेयर को देखते हैं। यदि ज्वाइंट क्या है भाई और पेयर क्या है। ज्वाइंट हम लोग अक्सर देखते हैं, ये हमारा एक हिस्सा है और ये हमारा दूसरा हिस्सा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बना हुआ है, ज्वाइंट बना हुआ। सेम कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरी ऑफ मशीन में भी है। यदि एक लिंक ये है और ये एक दूसरा लिंक है, कोई भी दो लिंक को यदि हम एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी दो लिंक को हम एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट कहते हैं या फिर पेयर कहते हैं। ध्यान दें,
जब दो लिंक एक जगह कनेक्ट हुआ तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ज्वाइंट। लेकिन चूंकि दो लिंक यूज हुए हैं, एक लिंक ये और एक लिंक ये, तो दो लिंक, दो लोग मिलकर हमेशा जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा मतलब पेयर बनाते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को जब हमें डिफाइन करना हो तो इसे हम ज्वाइंट कह देते हैं, और जब इन दोनों के बीच रिलेशन बताना हो तो इसे हम पेयर कह देते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, दो लिंक है तो ये एक पेयर हो जाएगा, और दो लिंक मिलकर के यहां पर क्या बनाएंगे, एक ज्वाइंट बनाएंगे, ठीक ना। तो एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक इज कॉल्ड अ ज्वाइंट और अ पेयर। दो लिंक के बीच में, दो या दो से ज्यादा लिंक के बीच में, ये भी कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा लिंक के बीच में किसी तरह का कनेक्शन यदि है तो उसे हम ज्वाइंट कहेंगे या फिर पेयर कहेंगे। बात समझ में आ रही? अगर दो लिंक है तो पेयर कहेंगे, ठीक है। ज्वाइंट में अगर सिर्फ ज्वाइंट देखना हो तो ज्वाइंट में दो की जगह तीन और चार भी एक जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उसको ज्वाइंट कहा जाता है। लेकिन पेयर में सिर्फ कितने लोग हैं, दो, तो ये अगर दो ही लिंक हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। क्लियर है? तो ज्वाइंट के लिए क्या है, किसी दो लिंक को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देना, करने से क्या बनता है, ज्वाइंट बनता है, और दो लिंक की वजह से इसे हम पेयर भी कहते हैं। आइए देखते हैं ज्वाइंट को अगर हम आगे बढ़ाएं, टाइप ऑफ ज्वाइंट, तो अगेन हमारे पास पहला होता है बाइनरी ज्वाइंट। पहला ज्वाइंट है बाइनरी, दूसरा ज्वाइंट है टर्नरी ज्वाइंट एंड क्वाटर्नरी ज्वाइंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ ज्वाइंट में हमारे पास तीन चीजें हैं। क्या क्या भाई, बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट एंड क्वाटर्नरी ज्वाइंट। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। तो यदि किसी एक पॉइंट पर सिर्फ दो लिंक आपस में कनेक्टेड हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बाइनरी ज्वाइंट। फॉर एग्जांपल, ये हो गया लिंक नंबर 1 और ये हो गया लिंक नंबर, दिस इज योर लिंक नंबर 1 एंड दिस इज योर लिंक नंबर 2। इन दोनों के बीच में यहां पर जो कनेक्शन है, इन दोनों को हमने रख कर और एक पिन लगा दिया, तो ये जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है ना। टर्नरी ज्वाइंट में क्या होगा भाई, एक, दो और तीन, ये तीन, ये दो और ये एक। यहां पर तीन लिंक को एक ही जगह पे कनेक्ट किया गया है। तीन लिंक को जब हम एक ही स्थान पर कनेक्ट कर देते हैं तो इस ज्वाइंट को हम कहते हैं टर्नरी ज्वाइंट। आगे देखें, तीन की जगह यदि चार लिंक हो जाए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये जो ज्वाइंट बनेगा जहां चार लिंक एक साथ कनेक्टेड हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाटर्नरी ज्वाइंट। बात समझ में आ रही है? ध्यान दें, यदि दो लिंक एक स्थान पे कनेक्टेड हैं तो बाइनरी, यदि तीन लिंक एक स्थान पे कनेक्टेड हैं तो टर्नरी, और यदि चार लिंक एक स्थान पे कनेक्टेड हैं तो क्वाटर्नरी। कहेंगे सर अगर 5 है तो, 6 है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, हमें सिर्फ 4 लिंक तक ही पढ़ना है, तो चिंता नहीं करनी है, 4 लिंक को ही हम एक जगह कनेक्ट करेंगे, 5 और 6 को हमें नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं भाई, ध्यान से समझें। जब हमें आगे थ्योरी ऑफ मशीन में प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो और हमें कहीं भी टर्नरी ज्वाइंट या फिर क्वाटर्नरी ज्वाइंट दिखे तो हमें इन सबको इसके रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो बेसिक ज्वाइंट है वो है बाइनरी ज्वाइंट। तो आगे कहीं हमें देखने के लिए टर्नरी ज्वाइंट मिलता है या क्वाटर्नरी ज्वाइंट मिलता है तो इन्हें हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए किसमें, बाइनरी ज्वाइंट। तो एक रिलेशनशिप है, समझेंगे। वन बाइनरी ज्वाइंट, सॉरी वन
1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। ये रिलेशन है टर्नरी ज्वाइंट और बाइनरी ज्वाइंट के बीच में। दूसरा रिलेशन है 1 क्वार्टरनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। यहां पर हमें इन दो सिस्टम्स का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली हमारा मकसद ये है कि चाहे ज्वाइंट सिस्टम में कोई भी दिया हुआ है उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें कर लेना है, बाइनरी ज्वाइंट, यानी सिर्फ दो लिंक के साथ जो ज्वाइंट है उसमें कन्वर्ट कर लेना। और यदि कहीं हमको टर्नरी ज्वाइंट दिख गया तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और उसके लिए रिलेशन है अगर एक टर्नरी ज्वाइंट है तो उसके बदले में दो बाइनरी ज्वाइंट ले लेंगे, और यदि एक क्वार्टरनरी ज्वाइंट है तो उसके बदले में 3 बाइनरी ज्वाइंट लेंगे। अब कहेंगे सर ये अपने मन से लिख दे रहे हैं कि एक टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी के बराबर होता है और एक क्वार्टरनरी ज्वाइंट 3 बाइनरी के बराबर होता है। ये कैसे होती है, आइए देखते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखें, पहले बाइनरी ज्वाइंट में 1 और 2 मिलके एक ज्वाइंट बनाएंगे, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 मिलके एक बाइनरी ज्वाइंट बनाते हैं। इस केस में जरा ध्यान से देखिए, टर्नरी में 1 2 के साथ एक बनाएगा, 1 2 के साथ, और 2 3 के साथ, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 मिलके एक बना लेंगे, और एक कौन बना लेगा, 1 और 3, 1 और 3 के बीच में भी बनेगा। ठीक है, इसमें जरा ध्यान से देखें, पहला 1 और 2 के बीच, दूसरा 2 और 3 के बीच, तीसरा 3 और 4 के बीच, इसके अलावा 1 और 3 के बीच, और 1 और 4 के बीच, 1 और 4 के बीच, और फिर 2 और 4 के बीच, 2 और 4। ये इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखें, पहले हम लिंक 1 को लिंक 2 के साथ लेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2। दूसरा कॉम्बिनेशन हम क्या ले सकते हैं, 2 को 3 के साथ ले लें, अगला कॉम्बिनेशन बनेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 1 को 3 के साथ। लेकिन जरा ध्यान से देखें, 1 2 हमेशा इंडिपेंडेंट है, ठीक ना, और साथ ही 2 और 3 भी हमेशा इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो है 1 और 3 कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करेगा भाई, ये निर्भर करता है पोजीशन ऑफ 2। जरा ध्यान से देखिए, यदि मैं इस 2 को घुमा करके 1 के ऊपर ले आऊं तो 1 ढक जाएगा, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब जरा देखिए, 2 को यदि मैं यहां से ले जाकर के 3 के ऊपर लेकर चला गया तो क्या बचेगा, 1 और 2, 3 ढक जाएगा। यानी 1 2 and 2 3 these are the independent pair, ये इंडिपेंडेंट है, जबकि 1 और 3 डिपेंडेंट है। किसके पोजीशन पे, ऑन द पोजीशन ऑफ लिंक नंबर 2। एक चीज को फिर से गांठ बांध लेनी है कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम कभी भी डिपेंडेंट चीजों की बात नहीं करेंगे और ना ही उनकी गिनती करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन में हमेशा जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ इंडिपेंडेंट की होगी, जो चीजें इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर जो पेयर इंडिपेंडेंट है वो 1 2 है और 2 3, 1 3 डिपेंडेंट है, क्योंकि यह निर्भर करता है 1 3 होगा कि नहीं होगा, यह निर्भर करता है पोजीशन ऑफ 2 के ऊपर, और इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, जिसके कारण एक टर्नरी ज्वाइंट में कितने बाइनरी बचेंगे, 1 और 1 2, 1 2 और 2, बस। इसीलिए एक टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाइनरी। सेम कॉन्सेप्ट यदि हम यहां लगाएं तो हम देखेंगे कि 1 और 2 इंडिपेंडेंट है, 2 और 3 इंडिपेंडेंट है, 3 और 4 इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, 1 और 3, अगेन 1 और 3 पोजीशन नंबर 2 पे निर्भर करेंगे, 1 और 4 ये पोजीशन नंबर 2 और 3 पे निर्भर करेंगे, और 2 और 4 ये पोजीशन नंबर 3 पे निर्भर करेंगे। यानी ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, और ये भी डिपेंडेंट है। और अगर थ्योरी ऑफ मशीन में डिपेंडेंट है तो उसकी ना तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। थ्योरी ऑफ मशीन में हम हमेशा इंडिपेंडेंट चीजों की ही काउंटिंग करते हैं और उसे
कंसिडर करते हैं। और इसीलिए एक क्वाटरनरी ज्वाइंट 1, 2 और 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होती है। क्लियर है? तो ये बहुत आसान है और इसको हमें ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी ज्वाइंट हमें देखने के लिए मिले, उसे कन्वर्ट करके बिल्कुल सिंपलेस्ट रूप में ले आना है। और वो सिंपलेस्ट रूप किसका है? बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट का मतलब क्या है? कोई दो लिंक एक स्थान पे कनेक्टेड हो, तो इस ज्वाइंट को हम क्या कहेंगे? बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी का मतलब दो है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है पेयर एंड काइनेमेटिक पेयर। पेयर एंड काइनेमेटिक पेयर, ध्यान से समझें। अभी अभी हम लोगों ने पेयर पढ़ा। पेयर का मतलब क्या था? जोड़ा। जब दो लिंक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। ठीक ना? तो कोई भी दो लिंक एक साथ आ रहे हैं तो एक साथ आ करके वो क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। दो का मतलब जोड़ा, पेयर। ठीक ना? अब पेयर एंड काइनेमेटिक पेयर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे बिल्कुल अलग है। ठीक ना? कैसे अलग है समझें। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पहले चलना पड़ेगा जहां हमने लिंक और काइनेमेटिक लिंक पढ़ा था। हमने देखा था कि चाहे तो हम लिंक कह सकते हैं, चाहे तो हम काइनेमेटिक लिंक कह सकते हैं, या चाहे तो हम एलिमेंट कह सकते हैं। कह सकते थे, यानी लिंक और काइनेमेटिक लिंक एक ही चीज थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पेयर अलग है और काइनेमेटिक पेयर अलग है। इस डिफरेंस को हमेशा समझ के रखना है। पेयर का मतलब है कोई दो लिंक एक साथ आ जाए तो वो पेयर बनाएगी, लेकिन हर एक पेयर काइनेमेटिक पेयर हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि हम इसका उल्टा कहें कि प्रत्येक काइनेमेटिक पेयर क्या होगा? एक पेयर होगा, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हर एक पेयर एक काइनेमेटिक पेयर होगा, ये चीज गलत है। समझे अंतर क्या है? कोई भी दो लिंक जब एक साथ मिलते हैं तो वो पेयर बनाते हैं, लेकिन जब दोनों लिंक के बीच के आपस का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन करने के लिए सीमित हो जाए, तब जाकर के वही पेयर क्या कहलाता है? काइनेमेटिक पेयर कहलाता है। बात समझ में आएगी? अब कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आइए समझते हैं। एक मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं आईसी इंजन के सिलेंडर पिस्टन का, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं स्टीम इंजन के सिलेंडर और पिस्टन का। ठीक है ना? ध्यान से देखें, यहां पर इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया, जो फिक्स लिंक है वो है लिंक नंबर 1, दैट इज सिलेंडर इज लिंक नंबर 1, और ये जो पिस्टन है ये हो गया हमारा लिंक नंबर 2। यहां भी अगर देखें तो सिलेंडर फिक्स है, ये हमारा लिंक नंबर 1, और ये जो पिस्टन है ये हमारा हो गया लिंक नंबर 2। तो दोनों में ही दो दो लिंक है, या इसका मतलब है कि दोनों क्या है? पेयर है। दोनों पेयर हैं जरूर, लेकिन ये जो है ये काइनेमेटिक पेयर का एग्जाम्पल है और ये सिर्फ पेयर का एग्जाम्पल है। ये चीज काइनेमेटिक पेयर नहीं है। कहेंगे सर कैसे? समझे, काइनेमेटिक पेयर होने की शर्त क्या है? काइनेमेटिक पेयर होने की पहली शर्त है कि दोनों लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट होना चाहिए। और कंस्ट्रेंट होने का क्या मतलब है भाई? सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन। लेकिन जरा यहां देखिए, क्या सिर्फ एक तरह का मोशन है? आईसी इंजन में के सिलेंडर पिस्टन में ये जो पिस्टन है ये आगे पीछे कर सकता है, टीडीसी से बीडीसी, और साथ ही ये इसके अंदर क्या कर सकता है? चूंकि दोनों सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये रोटेट भी कर सकता है। यानी इसके पास एक से ज्यादा तरह का रिलेटिव मोशन है, और यदि एक से ज्यादा तरह का रिलेटिव मोशन होगा तो फिर वो कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन नहीं होगा। कंस्ट्रेंट होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का मोशन। इसलिए ये पेयर है, ये काइनेमेटिक पेयर नहीं है, क्योंकि इसके पास पिस्टन के पास एक से ज्यादा मोशन है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस स्टीम इंजन के केस में ऐसा नहीं है। स्टीम इंजन का जो पिस्टन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है?
रेसिप्रोकेट कर सकता है, ये रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ इसका हिस्सा कौन है, क्रॉस हेड, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, जिसके कारण यहाँ ये जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर ये जो रोटेशनल मोशन है ये संभव नहीं हो पाता। यानी यहाँ पिस्टन का जो मोशन है सिलेंडर के अंदर वो कंस्ट्रेंड है, यानी सिर्फ एक तरह का, यहाँ पिस्टन सिर्फ पीछे और आगे हो सकता है। इसलिए दोनों जगह सिलेंडर पिस्टन है, लेकिन अच्छा दोनों जगह सिलेंडर पिस्टन होने के कारण दो लिंक यूज हुए, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, पेयर हैं। लेकिन ये एग्जांपल है काइनेमेटिक पेयर का और ये सिर्फ पेयर का। तो ये जो डिफरेंस है इसको हमें समझ के रखना है कि यहाँ से आप एक बात और समझ चुके होंगे कि जो भी पेयर है वो काइनेमेटिक पेयर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वो काइनेमेटिक पेयर है तो वो हमेशा क्या होगा, एक पेयर होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई करके देखेंगे, ठीक ना, कि कितने तरह का हमारा काइनेमेटिक पेयर होता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। क्या क्या तरीके हैं भाई? सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करें, ध्यान रहे एकदम इस चीज को दिमाग में बैठा लें कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, किसका कर रहे हैं भाई, काइनेमेटिक पेयर का, पेयर का नहीं कर रहे हैं, पेयर का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, काइनेमेटिक पेयर। और जैसे ही काइनेमेटिक पेयर कहते हैं एक बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अगर वो काइनेमेटिक पेयर है इसका मतलब उनके लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कंस्ट्रेंड है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह के मोशन तक सीमित है, ठीक ना। तो काइनेमेटिक पेयर का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और पहला क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड अपॉन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक। लिंक के बीच में आपस में किस तरह का रिलेटिव मोशन हो रहा है इसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। और इस क्लासिफिकेशन के अनुसार जो हमारा काइनेमेटिक पेयर है वो टोटल 5 तरह के हैं, ठीक ना। सबसे पहला है टर्निंग पेयर, दूसरा है स्लाइडिंग पेयर, तीसरा है रोलिंग पेयर, चौथा है स्क्रू पेयर और पांचवा है स्फेरिकल पेयर। रिलेटिव मोशन के बेसिस पर जब हम काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई करते हैं तो हमें ये 5 तरह के पेयर मिलते हैं, ठीक ना। टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर, ठीक ना। ध्यान दें ये जो टर्निंग पेयर है इसको हम पिन जॉइंट या फिर रिवोल्यूट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। टर्निंग पेयर का दूसरा नाम क्या है, पिन जॉइंट या फिर रिवोल्यूट पेयर या फिर रिवोल्यूट जॉइंट कहते हैं। स्लाइडिंग पेयर स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर ही रहेगा, स्क्रू पेयर ही रहेगा और स्फेरिकल पेयर ही रहेगा। ध्यान दें टर्निंग पेयर क्या है इसको समझते हैं। टर्निंग पेयर का जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, रिलेटिव मोशन। यानी यदि दो लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है ऐसा है कि एक लिंक दूसरे लिंक के एक फिक्स एक्सिस के अबाउट टर्न कर सके, ठीक ना। क्या कर सके भाई, एक लिंक हमने ये लिया और एक दूसरा लिंक ये लिया, इन दोनों को यहां रख दिया और रखने के बाद
ये एक पिन लिया और इस पिन को यहां से इंसर्ट कर दिया दोनों में। अब क्या होगा भाई, ध्यान से देखें, अगर ये पिन यहाँ पे लगा दिया जाए तो अब ये लिंक इस लिंक के अबाउट क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। देख रहे हैं ये? तो यदि एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में, एक लिंक का दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है उसके हिसाब से अगर एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट क्या कर सके, टर्न कर सके या फिर रिवॉल्व कर सके, रोटेट कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर कहेंगे या फिर पिन जॉइंट कहेंगे। ठीक ना? कैसे भाई, इसको समझें जरा। हम सब लोगों ने वर्कशॉप में लेथ मशीन देखा है। लेथ मशीन में जो चक होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। हेड स्टॉक में जो चक लगा रहता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर, क्योंकि हेड स्टॉक के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है भाई, टर्न कर रहा है। ठीक ना? टर्निंग पेयर का दूसरा एग्जांपल देखें, फिर से वही, सर्कुलर शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल विथ कॉलर एट बोथ द एंड। एक कॉलर यहां लग गया और दूसरा कॉलर हमने यहां लगा दिया। अब ये ध्यान दें, ये जो सिस्टम बन गया कि सर्कुलर शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल विथ कॉलर्स एट बोथ द एंड, ये भी एग्जांपल है किसका, टर्निंग पेयर का, क्योंकि एक लिंक हो गया होल और दूसरा लिंक हो गया शाफ्ट। अब जरा ध्यान से देखें, ये क्या कर सकता है भाई, ये सिर्फ टर्न कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, या कहें कि रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इसका नाम रिवॉल्यूट पेयर या फिर टर्निंग पेयर है। बात समझ में आ रही है कि टर्निंग पेयर क्या होता है? क्लियर है? नेक्स्ट आइए देखते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में भी हम लोग इन चीजों को देख सकते हैं। टर्निंग पेयर यहां बहुत सारे हैं, ध्यान दें। ये इसको कहते हैं फ्रेम, जहां पर ये हमारा क्रैंक कनेक्टेड होता है, जिसको हमने फिक्स कर रखा है, इसको क्या कहते हैं, फ्रेम। फ्रेम के साथ ये जो क्रैंक है, क्रैंक क्या कर रहा है भाई, क्रैंक यहां ये 360 डिग्री का रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो क्रैंक एक लिंक नंबर 1 हो गया, ये जो फिक्स लिंक है, और लिंक नंबर 2 हो गया क्रैंक। इन दोनों के बीच में यहां जो मैंने गोल कर रखा है, ये चीज दिखा रहा है यहां कोई पिन लगी हुई है। ठीक ना? तो ये पिन जो है लिंक 1 और लिंक 2 को कनेक्ट कर रही है। ये जो ज्वाइंट है, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड टर्निंग पेयर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये टर्न कर सकता है। ठीक ना? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर। अब देखिए, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 के बीच में भी यहां पर एक पिन लगा हुआ है। ठीक ना? तो ये भी किसका एग्जांपल है, टर्निंग पेयर या फिर पिन ज्वाइंट। क्लियर है? फिर से देखें, लिंक नंबर 3 दैट इज कनेक्टिंग रॉड और क्रॉस हेड, यहां भी क्या लगा हुआ है, एक पिन लगा हुआ है। आईसी इंजन में इस पिन को हम लोग गजन पिन कहते हैं। आईसी इंजन में यदि कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के बीच जो कनेक्शन होता है पिन के माध्यम से, उस पिन को हम गजन पिन कहते हैं। तो ये भी पिन ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ठीक ना? तो कितने पिन ज्वाइंट हमें मिले भाई, एक टर्निंग पेयर यहां, दूसरा टर्निंग पेयर यहां और तीसरा टर्निंग पेयर यहां। तो इस तरीके से हम टर्निंग पेयर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगला है स्लाइडिंग पेयर। नो स्लाइडिंग पेयर का क्या मतलब है भाई, एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर सकता है। एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। क्लियर है? तो अगर एक लिंक और दूसरे लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो स्लाइडिंग है, तो इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग पेयर। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर बार में, रेक्टेंगुलर होल में रेक्टेंगुलर बार का मोशन, ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर स्लाइड कर रहा है। ठीक ना? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग पेयर। अब कहेंगे, ध्यान से देखें कि सर एक लिंक ये हो गया और दूसरा लिंक ये हो गया, ये भी तो इसके अंदर स्लाइड कर रहा है, तो क्या ये स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल हुआ? तो आंसर है नहीं। ध्यान दें, ये स्लाइडिंग पेयर नहीं हो सकता। कहेंगे सर क्यों, ये भी तो स्लाइड कर रहा है। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, स्लाइड तो कर रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए,
एक मोशन तो ये कर ही रहा है और ये दूसरा मोशन भी कर सकता है, तो ये दोनों मिलके पेयर बनाएंगे, काइनेमेटिक पेयर नहीं बनाएंगे। और आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो किसका है, काइनेमेटिक पेयर का है। काइनेमेटिक पेयर कब होता है, जब इसके पास सिर्फ एक तरह का मोशन होता है, लेकिन इसके पास एक से ज्यादा मोशन है, तो ये सिर्फ पेयर है, ये काइनेमेटिक पेयर नहीं है। और इसीलिए ये स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल भी नहीं हो सकता, क्योंकि टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर ये किसके अंतर्गत है, काइनेमेटिक पेयर के अंदर। और ये तो काइनेमेटिक पेयर ही नहीं है, तो जब ये काइनेमेटिक पेयर नहीं है तो ये फिर ना तो टर्निंग हो सकता है, ना तो स्लाइडिंग और ना तो रोलिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस एग्जांपल में स्लाइडिंग पेयर को देख सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक है सिलेंडर और दूसरा लिंक है पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, या फिर क्रॉस हेड गाइड के अंदर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, या और गाइड और क्रॉस हेड के बीच में भी क्या बन रहा है, स्लाइडिंग पेयर बन रहा है। क्लियर है। अगला देखें, नेक्स्ट है हमारा रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या है, जब एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में प्योर रोलिंग मोशन करे तो हम इसे रोलिंग पेयर कहेंगे। ध्यान दीजिए जो मैंने वर्ड बोला, प्योर रोलिंग मोशन, एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में प्योर रोलिंग मोशन। प्योर कहने का मतलब है जब रोलिंग हो रहा हो ना, तब किसी तरह की स्लाइडिंग ना हो रहा हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। सपोज करो ये व्हील है, ये एक सर्कुलर व्हील है, गाड़ी का व्हील है। जब ये व्हील रोड पे चलता है तो रोल करता है, लेकिन कभी कभी ये स्लाइड स्केट भी करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं होगा, रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल नहीं होगा। रोलिंग पेयर के लिए जरूरी है कि प्योर रोलिंग हो रहा हो। प्योर रोलिंग का मतलब कहीं भी स्लाइडिंग ना हो रहा हो, ठीक ना। तो इसके लिए हम किसका एग्जाम्पल लें भाई, ध्यान दें। ये हमारी सड़क हो गई और इस पे हमने रोड रोलर का एग्जाम्पल लिया है। किसका एग्जाम्पल भाई, रोड रोलर। रोड रोलर का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि रोड रोलर बहुत धीरे चलता है और धीरे चलने के कारण वहां स्लाइड होने के चांसेस नहीं है। वो बिल्कुल प्योर क्या होगा, रोटेशन होगा। तो ये हो गई हमारी एक लिंक विच इज द रोड। ये रोड है हमारा, जो लिंक नंबर, सड़क क्या रहती है, फिक्स, तो इसको हमने दे दिया लिंक नंबर 1। और ये हो गया रोड रोलर का व्हील, जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब बात दिमाग में आएगी कि सर अगर ये रोड रोलर का जो व्हील है ये जब रोल करेगा तो एक तो इसने कौन सा मोशन किया, रोटेशनल मोशन, लेकिन ये चक्का आगे भी तो बढ़ेगा। तो फिर कितने मोशन हो गए, दो, एक रोटेशन और दूसरा ट्रांसलेशनल। एक रोटेशनल मोशन और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन। तो फिर तो यहाँ एक से ज्यादा रिलेटिव मोशन हो गया ना। तो अब आप इसको कैसे कहेंगे कि ये काइनेमेटिक पेयर का एग्जांपल है। क्लियर है ना भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक पेयर वो है जिनके लिंक के बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड हो, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का। और अब मैं फिर से कह रहा हूं कि रोलिंग पेयर में ये लिंक नंबर 1 और ये रोड रोलर का व्हील हो गया लिंक नंबर 2। जब इनके बीच जो पेयर बन रहा है वो रोलिंग पेयर है, और रोलिंग पेयर किसका एग्जांपल है, काइनेमेटिक पेयर का। जबकि ये जब ये दो मोशन कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो आखिर ये कैसे काइनेमेटिक पेयर का एग्जांपल हुआ जबकि इसके पास एक से ज्यादा मोशन। तो समझे फिर से इस बात को। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस व्हील के पास एक से ज्यादा मोशन है, ये रोटेट तो कर ही रहा है, साथ ही अगर व्हील घूमेगा तो ये आगे भी बढ़ेगा, तो ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। बावजूद इसके इसको हमने किसकी कैटेगरी में रखा है, काइनेमेटिक पेयर। क्यों पकड़ के रखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम कभी भी डिपेंडेंट चीजों की बात नहीं करेंगे। डिपेंडेंट चीजों की काउंटिंग कभी भी नहीं होगी, काउंटिंग सिर्फ इंडिपेंडेंट मोशंस की होगी, ठीक ना। अब जरा ध्यान से देखिए, रोड रोलर
का इंडिपेंडेंट मोशन कौन है? रोटेशनल मोशन। गाड़ी का इंजन जो इसे घुमाता है, व्हील को रोटेट कराता है। इसका ये जो फर्दर आगे का जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इसके रोटेशनल मोशन। अगर ये व्हील रोटेशनल मोशन ना करे तो ये आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब इस व्हील के आगे जाने का जो मोशन है, जो इसका ट्रांसलेशनल मोशन है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इसके रोटेशनल मोशन के ऊपर। और हमें पता है कि हम कभी भी डिपेंडेंट चीजों की काउंटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए दो मोशन होने के बावजूद हम सिर्फ क्या किससे काउंट करेंगे? रोटेशनल मोशन को काउंट करेंगे। और इसलिए सिर्फ एक तरह का मोशन होगा और इसलिए वो किसका एग्जाम्पल होगा? काइनेमेटिक पेयर का। ठीक ना? इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, पुली के ऊपर बेल्ट। हम लोगों ने अक्सर आटा चक्की देखी है, ठीक ना? वहां पर एक बेल्ट रहता है जो पुली के थ्रू ऑपरेट होता है। तो बेल्ट के पुली के ऊपर जो बेल्ट का मोशन होता है, बेल्ट उसके ऊपर रोल करता हुआ चलता है, यानी वहां पर स्लिपेज नहीं होता। बेल्ट और पुली के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन अगर नहीं है तब तो वो रोलिंग पेयर है। लेकिन यदि उनके बीच रिलेटिव मोशन यानी स्लिपेज हो रहा है, अगर स्लिप कर रहा है, पुली के ऊपर बेल्ट स्लिप कर रहा है, फिर वो रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल नहीं होगा। प्योर रोलिंग होना चाहिए, यानी पुली के ऊपर बेल्ट स्लिप नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है तो बेल्ट एंड पुली किसके एग्जाम्पल होंगे? रोलिंग पेयर के एग्जाम्पल होंगे। बात समझ में आ रही है ना? रोलिंग पेयर के बाद हम बात करते हैं स्क्रू पेयर की। आइए, स्क्रू पेयर को समझने के लिए देखें, यदि एक लिंक और दूसरे लिंक के बीच जो रिलेटिव मोशन हो वो स्क्रू के मदद से हो, थ्रेड्स के मदद से हो। क्लियर है? यदि एक लिंक और दूसरे लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो किसकी मदद से हो भाई? विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। यदि ऐसा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्रू पेयर कहेंगे। बात समझ में आ रही? आइए मैं दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे पास वोल्ट है और ये हमारे पास नट है, ठीक है? अब इसके ऊपर भी थ्रेड्स बने हुए हैं, एक्सटर्नल थ्रेड है, और इस नट के अंदर क्या है? इंटरनल थ्रेड है। जब हम इसको इसके ऊपर ले आते हैं तो ध्यान से देखें, नट एंड बोल्ट के बीच ये रोटेशनल मोशन शुरू हुआ, ठीक ना? तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो किसके कारण? नट एंड बोल्ट के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो किसके कारण हो रहा है? वो इन थ्रेड्स की मदद से हो रहा है। इसलिए इस तरह के पेयर को हम क्या कहेंगे? स्क्रू पेयर कहेंगे, जहां रिलेटिव मोशन थ्रेड की मदद से हो। अगेन बात दिमाग में आ रही होगी, सर यहां भी तो वही हो रहा है, यहां भी तो ये नट रोटेट भी कर रहा है और साथ में ये आगे भी बढ़ रहा है, यानी ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगेन देखें, नट का जो इधर का आगे आने का जो मोशन है, जो ट्रांसलेशनल मोशन है, वो डिपेंडेंट है इसके रोटेशन के ऊपर। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन डिपेंडेंट है तो हम उसकी गिनती नहीं करेंगे। तो फिर इसके पास कितना मोशन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक, और वो होगा रोटेशनल मोशन। क्लियर है? तो स्क्रू थ्रेड जहां भी हम देखें, थ्रेड की मदद से जहां भी हम रिलेटिव मोशन देखेंगे वो सब के सब एग्जाम्पल होंगे किसके? आपके स्क्रू पेयर के, लाइक नट एंड बोल्ट। वर्कशॉप में यूज होने वाला वेंच वाइस, जो वेंच वाइस होता है जिसमें हम होल्ड करते हैं अपने जॉब को, वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल पेयर। कि स्फेरिकल पेयर क्या है भाई? तो स्फेरिकल पेयर, यदि दो लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो वो ऐसा हो कि एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री रोटेट कर सके, 3 डायमेंशनल मोशन कर सके। क्लियर है? एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में 3 डायमेंशनल मोशन कर सके तो उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल पेयर। ठीक ना? कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये अगर हम लोगों को समझना है तो ये समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये हमारा कूल्हा। ये
ये अगर हम देखेंगे कि इसका ज्वाइंट कैसा है, यहाँ का ज्वाइंट कैसा है, तो एक तो हमारा हाथ एक लिंक हो गया और एक लिंक ये बॉडी हो गया। इन दोनों को जब यहाँ कनेक्ट किया गया है तो इसके अंदर एक खोखला स्फीयर है और इसके ये हाथ के अंदर एक सॉलिड स्फीयर है और हमने इसको इसके अंदर पुश करके धकेल के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्फीयर हो गया और एक दूसरा स्फीयर हो गया ये। इसको यहां रखकर को इधर से क्या कर दिया जाए, पुश कर दिया जाए ताकि ये इसके भीतर आकर के बैठ जाए। इस तरह का जो पेयर होता है इसे हम कहते हैं स्फेरिकल पेयर। ये बहुत अच्छी चीज है और ये आप देख सकते हैं कई जगह। ये देखिए स्फेरिकल पेयर को समझने के लिए सबसे खूबसूरत चीज है ये जो पेन है ना, पेन के ऊपर एक बॉल लगी होती है, बॉल पॉइंट पेन कहते हैं क्योंकि इसके पॉइंट के ऊपर क्या है, एक बॉल है। क्या उस बॉल को इस टिप के साथ नट बोल्ट से जोड़ा गया है? नहीं, ये जो टिप है ये खोखली है और बॉल स्फेरिकल है, उसको अंदर के स्फीयर में जस्ट पुश कर दिया गया तो ये इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। तो ये है हमारा स्फेरिकल पेयर। यहाँ पर ये जो बॉल है वो 3D में मोशन कर सकती है, 3 डायमेंशनल मोशन कर सकती है। तो ये स्फेरिकल, अच्छा और भी हम लोग देख सकते हैं स्फेरिकल। प्रिंसिपल, हम लोग सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल के टेबल पे एक पेन स्टैंड होता है जिसमें पेन ऐसे लगी रहती है। उस पेन को हम इधर से भी निकाल सकते हैं और घुमा करके इधर ले जाके इधर से भी निकाल सकते हैं। तो पेन स्टैंड में भी यहाँ पर जो ज्वाइंट रहता है वो स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। इसके अलावा और हम कहाँ देखते हैं भाई, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, इन सब के बगल में जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर भी आप देखिए किधर भी आप रोटेट करा लेते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कौन सा ज्वाइंट रहता है, स्फेरिकल पेयर होता है। स्फेरिकल पेयर की मदद से उन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था पेयर्स का, ठीक ना। और ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है भाई, दिस इज बेस्ड अपॉन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक। लिंक के बीच किस तरह का रिलेटिव मोशन है उसके आधार पर ये हमारा क्लासिफिकेशन है, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है किसका, काइनेमेटिक पेयर का अगला क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द टाइप ऑफ कांटेक्ट। जो जिन दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है उनके बीच टाइप ऑफ कांटेक्ट, यानी दो लिंक जो आपस में जुड़े हैं उनमें किस तरह का कांटेक्ट है, किस तरह का संपर्क है, इसके आधार पर हम अगला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और इसमें हमें दो पेयर मिलते हैं, पहले को हम कहते हैं लोअर पेयर और दूसरे को हम कहते हैं हायर पेयर, ठीक है। लोअर पेयर एंड हायर पेयर, ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे है, टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिंक। जो दो लिंक हैं उनके बीच आपस में किस तरह का कांटेक्ट हो रहा है उसके आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन होता है लोअर पेयर एंड हायर पेयर। ध्यान दें, यदि दो लिंक के बीच जो कांटेक्ट है वो सरफेस टू सरफेस है, कैसा है भाई, सरफेस टू सरफेस। यदि सरफेस का सरफेस के साथ कांटेक्ट हो रहा है, कब, ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, तब उसे हम क्या कहेंगे, लोअर पेयर कहेंगे। लेकिन जब दोनों के बीच में आपस में कांटेक्ट हो रहा है उस समय सरफेस कांटेक्ट ना होके एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है या फिर एक लाइन में कांटेक्ट हो रहा है, उस केस में हम काइनेमेटिक पेयर को क्या कहेंगे, हायर पेयर कहेंगे। कहेंगे सर इसको डीप में बताएं, समझें। एक ये लिंक है और ये एक दूसरा लिंक है। अगर हम इन दोनों को यहां रख करके एक पिन लगा दें तो ये एक लोअर पेयर बन जाएगा, पिन जॉइंट बन गया। अब जरा देखें, अगर ये टर्न करे तो इसमें, इस लिंक में और इस लिंक का सरफेस यहां आपस में क्या है, ध्यान से देखें, इन दोनों का, दोनों ही लिंक का सरफेस इस पॉइंट पे आपस में क्या आ रहा है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है। फिर से देख सकते हैं, जब ये रोटेट करेगा तो दोनों का सरफेस आपस में किस में रहेगा, कांटेक्ट में।
तो इस तरह अगर दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन के दौरान सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लोअर पेयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका, तो अभी अभी हमने देखा टर्निंग पेयर, ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा ये टर्निंग पेयर का था, ठीक ना। इसके अलावा स्लाइडिंग पेयर एक लिंक हो गया ये और दूसरा लिंक हो गया ये, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो दोनों के सरफेस आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। तो टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। अब देखिए स्क्रू पेयर में भी एट अ टाइम ये कई थ्रेड्स के कांटेक्ट में है, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हुआ, लोअर पेयर का एग्जांपल हुआ। स्फेरिकल पेयर में भी कंप्लीटली क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, इसलिए ये सब के सब किसके एग्जांपल होंगे, लोअर पेयर का। लेकिन यहां पर हायर पेयर में हमारा क्या है, यहां पर क्या होगा, पॉइंट और लाइन। यदि पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होगा तब जाकर ये क्या बनेगा, हायर पेयर। कहेंगे सर ऐसा कहां पे होता है, ध्यान से देखें, गियर्स, जब दो गियर आपस में संपर्क में आते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हैं। कहां टच करते हैं भाई, एक पॉइंट पर। रोलिंग पेयर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई, रोलिंग पेयर। कहेंगे सर कैसे, ध्यान से देखेंगे, एक लिंक हो गया विच इज फिक्स्ड और इसके ऊपर एक रोलर है, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल सही से नहीं बन रहा है, एज्यूम कर ले कि ये क्या है, सर्कल है। आपको पता है कि अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल का क्या बन जाएगा, टेंजेंट, क्योंकि सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो हमेशा एक पॉइंट पे ही सर्कल को टच करता है, ठीक ना। हमने पढ़ा भी है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक ना। तो सर्कल, इस स्ट्रेट लाइन को अगर सर्कल के ऊपर से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन उस सर्कल का टेंजेंट होता है और टेंजेंट सर्कल को हमेशा सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। इन द सेम वे रोलिंग पेयर में सपोज ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी रोड है और ये रोलर का चक्का है, तो ये सर्कुलर है, सर्कल के शेप में, इसका मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, हायर पेयर का। यदि पॉइंट कांटेक्ट हो तो वो हायर पेयर का एग्जांपल है, लाइन कांटेक्ट हो तो वो हायर पेयर का एग्जांपल है। बेल्ट एंड पुली अभी हमने पढ़ा कि वो क्या था, हायर पेयर का एग्जांपल, सॉरी रोलिंग पेयर का एग्जांपल था। बेल्ट पुली के ऊपर जो बेल्ट का मोशन था वो रोलिंग पेयर का एग्जांपल था। अगेन देखिए, जो बेल्ट है, ध्यान से देखें, ये जो बेल्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन है और जो पुली है वो एक सर्कल है। ये स्ट्रेट लाइन जब इससे आगे निकलेगा तो ये हमेशा इसको कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, ठीक ना। तो बेल्ट एंड पुली भी रोलिंग पेयर का एग्जांपल था और इसलिए किसका एग्जांपल होगा, हायर पेयर का एग्जांपल होगा। कैम एंड फॉलोअर, अगर आप ध्यान से देखें, ये है हमारा फॉलोअर और ये है हमारा लिंक, ठीक ना। आइए देखिए, ये है हमारा कैम और ये है हमारा फॉलोअर। कैम यहां पर क्या करता है भाई, रोटेशनल मोशन करता है और ये जो फॉलोअर है ये ऊपर और नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और ये दोनों यहां पर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल हुआ, हायर पेयर का, क्योंकि इस लिंक और इस लिंक के बीच यहां पर क्या बन रहा है, पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है। क्लियर है। तो जहां जहां दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन के दौरान पॉइंट कांटेक्ट बन रहा हो उसे हम मानेंगे हायर पेयर, और यदि
सरफेस कांटेक्ट बन रहा है तो उसे क्या मानेंगे, लोअर पेयर। तो ये एक अगला क्लासिफिकेशन था। बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन हम काइनेमेटिक पेयर का कर रहे हैं और जो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा वो बेस्ड है किसके ऊपर, टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि दो लिंक आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इसके आधार पर जब हम काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें ये तीन कैटेगरीज मिलती हैं। क्या क्या है भाई, पहला है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, दूसरा है फोर्स क्लोज्ड पेयर और तीसरा है ओपन पेयर। ठीक ना। क्या है भाई सेल्फ क्लोज्ड, आइए देखते हैं। सेल्फ क्लोज्ड, यदि दो लिंक जिनके बीच आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा हो उन्हें परमानेंटली या फिर मैकेनिकली कनेक्ट किया गया हो। ध्यान दें मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, परमानेंटली या फिर मैकेनिकली कनेक्टेड किया गया। मैकेनिकली कनेक्टेड का मतलब है इनको इनको रख के नट बोल्ट लगा करके क्या कर दिया, टाइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। ठीक ना। तो इसे हम मैकेनिकली कनेक्टेड कहते हैं। तो यदि कोई चीज परमानेंटली कनेक्टेड है या फिर मैकेनिकली कनेक्टेड है तो उसे हम क्या मानेंगे, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें, मैकेनिकल कनेक्शन का मतलब क्या है, फ्रेम के साथ क्रैंक को कनेक्ट किया गया, ये परमानेंटली कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि दो रोटेशन के बाद ये निकल के बाहर चला जाए। ठीक ना। यहां कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को परमानेंटली कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ पिन या नट या बोल्ट। ठीक ना। यहां पर भी देखेंगे पिस्टन और इसके अंदर इस तरह का कनेक्शन है कि हमेशा एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये परमानेंट कनेक्शन है, ये बाहर नहीं आने वाला, पिस्टन सिलेंडर के बाहर आने वाला नहीं है। इस तरह का जो कनेक्शन है जो परमानेंटली कनेक्टेड हो, जैसे सिलेंडर के भीतर ये पिस्टन, ये परमानेंटली कनेक्टेड है, या फिर मैकेनिकली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स और सम टाइप ऑफ पिन। यदि इस तरह के कनेक्शंस के कारण दो लिंक आपस में कनेक्टेड हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेल्फ क्लोज्ड पेयर। क्लियर है। सेल्फ क्लोज्ड होने के लिए मैकेनिकल कनेक्शन जरूरी है या परमानेंट कनेक्शन जरूरी है बिटवीन द लिंक हैविंग रिलेटिव मोशन। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट है फोर्स क्लोज्ड पेयर। फोर्स क्लोज्ड पेयर बिल्कुल इसी के जैसा है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, यानी यहां भी मैकेनिकल कनेक्शन होता है लेकिन एक चीज एडिशनल होती है, यहां पर दोनों को संपर्क में लाने के लिए हम थोड़ी जबरदस्ती करते हैं, यानी थोड़ी ताकत लगाते हैं। और हम नहीं, इसके लिए हमने वहां स्प्रिंग को काम पे लगा रखा है। यानी यदि दो लिंक आपस में संपर्क में आ रहे हैं जिनके बीच रिलेटिव मोशन है और उनका संपर्क किसी एक्सटर्नल फोर्स या किसी स्प्रिंग की मदद से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। क्लियर है। फोर्स क्लोज्ड पेयर में वैसे लिंक जिनके बीच आपस में रिलेटिव मोशन है उनके बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्प्रिंग, सम टाइप ऑफ स्प्रिंग या फिर ग्रेविटी की मदद से या स्प्रिंग की मदद से दोनों को एक साथ संपर्क में ला कर रखा है हम लोगों ने। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, फोर्स क्लोज पेयर। फॉर एग्जाम्पल डोर क्लोजर, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर, हम दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं दरवाजा अपने आप आकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी दो लिंक के बीच में जो संपर्क बना वो स्प्रिंग फोर्स के कारण बना। तो ये जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है ये किसका एग्जांपल है, फोर्स क्लोज्ड पेयर। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैम एंड फॉलोअर बनाया था। कैम रोटेट करता है और फॉलोअर रेसिप्रोकेट करता है। फॉलोअर के ऊपर भी एक स्प्रिंग रहती है क्योंकि यदि स्प्रिंग ना रहे तो वो ऊपर चला जाए, तो उसको दबा के रखने के लिए कैम और फॉलोअर के बीच में लगातार कांटेक्ट बना रहे, ऊपर से हम क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग फोर्स लगा देते हैं। तो जब भी दो लिंक के बीच जो कनेक्शन है वो किसी स्प्रिंग फोर्स की मदद से बना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं और उस काइनेमेटिक पेयर को हम कहते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। तीसरा है ओपन पेयर। ओपन पेयर क्या है भाई,
ओपन पेयर में किसी भी तरह का मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। क्लियर है ना? किसी भी तरह का मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। जो दो लिंक जिनके बीच आपस में रिलेटिव मोशन है वो एक दूसरे के साथ अपने आकार की वजह से जुड़े होते हैं। उनका डिजाइन ऐसा होता है जो एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए? ओपन पेयर का। यहां पर क्या होता है भाई? दो स्फीयर होता है। एक स्फीयर है जो खोखला है अंदर से और दूसरा स्फीयर है जो सॉलिड है। इसको इसके अंदर रख करके थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं ताकि ये सॉलिड स्फीयर इस हॉलो स्फीयर के अंदर चला जाए। अब यहाँ पर कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है बट ये इसके अंदर आकर के रिलेटिव मोशन करता है। तो इस तरह का पेयर जिनके बीच किसी तरह का मैकेनिकल कनेक्शन ना हो, जबकि दोनों लिंक जिनके बीच रिलेटिव मोशन है एक दूसरे के साथ खुद की शेप की वजह से कनेक्टेड हैं, खुद के डिजाइन की वजह से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं ओपन पेयर। ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन किसका हुआ? काइनेमेटिक पेयर का। क्लियर है? तो एक फिर से काइनेमेटिक पेयर का रिवीजन करते हैं। काइनेमेटिक पेयर का जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था विच इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक। लिंक के बीच में किस तरह का रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके आधार पर। और उसमें हमने देखा कि कुल 5 तरह का क्लासिफिकेशन था, जिसमें टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर था। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन काइनेमेटिक पेयर का था वो था टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक हैविंग रिलेटिव मोशन। जिन लिंक्स के बीच रिलेटिव मोशन है उन लिंक के बीच में किस तरह का संपर्क बन रहा है उसके आधार पर। और उसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह के थे, एक था लोअर पेयर और दूसरा था हायर पेयर। लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट हो रहा था और हायर पेयर में पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट हो रहा था। और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था विच इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ क्लोजर। दोनों लिंक जिनके बीच रिलेटिव मोशन है वो कैसे बंद हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। और इस बेस पे हमारे पास 3 था, सेल्फ क्लोज्ड, फोर्स क्लोज्ड एंड ओपन पेयर। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज काफी हो चुका है। आज की जर्नी को हम लोग यहीं रोकते हैं और कल हम लोग यहाँ से फर्दर डिस्कस करेंगे। कल जाकर के हम इस लायक बन जाएंगे कि कल हम मशीन को डिफाइन कर सकें। अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 घंटे की क्लास कवर की है और 2 घंटे के बाद भी हम इस लायक नहीं बने हैं कि हम मशीन को डिफाइन कर सकें। लेकिन कल जरूर हम लोग इस लायक बन जाएंगे कि कल हम जाकर के मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन में जो मशीन की डेफिनेशन है उसको डिफाइन कर पाए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।